टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे अमेरिका के अंदर जो गैर मुल्की तालिबा हैं। इस हवाले से जो अमेरिकन हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो यूएस इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसके फ़ैसले के तहत तमाम अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी ज़ेर तालीम इस वक्त स्टूडेंट्स हैं गैर मुल्की, उनको ये कहा गया है कि कोरोना वबा की वजह से अगर उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो इस सूरत में उन्हें अमेरिका छोड़ना होगा और अपने मुतल्लिका मुल्क को लौटना होगा, यानी कि उनको वीज़ा जो है नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर रवायती तरीक़े से क्लासेस हो रही हैं कि क्लासरूम्स के अंदर जाके लेक्चर्स हो रहे हैं, तो फिर वो अपनी तालीम मुल्क के अंदर ही जारी रख सकते हैं। फ़ैसला जब सामने आया तो ख़ासी तनक़ीद हुई इसके ऊपर, और अब इत्तला ये आई है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आइस के इस फ़ैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के अंदर 11 लाख के करीब जो गैर मुल्की तलबा हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम हैं। और ऑब्वियसली जब से ये कोविड-19 की वबा आई थी तो ये भी इत्तलात आ रही थी कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने कोर्सेज़ ऑनलाइन कर लिए हैं। और क्रॉनिकल्स ऑफ हायर एजुकेशन के मुताबिक जब फॉल सेमेस्टर शुरू होगा सितंबर अक्टूबर के अंदर, तो उस वक्त अमेरिका की 9% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला अभी से कर लिया है कि वो उनके सब कोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। ताहम आइस के ताज़ा तरीन अहकामात की रोशनी में इन यूनिवर्सिटीज़ का प्लान भी तब्दील हो सकता है। इस सारे इशू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, डीन, पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे हम काफ़ी दफ़े इस इशू पे वैसे भी गुफ्तगू कर चुके हैं, तो अब बताइएगा कि ये इस वक्त जो फ़ैसला आया है आइस की तरफ से, ये कितना बड़ा एक सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है अमेरिका के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग तो गालिबन काफ़ी महीनों से जो सब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्लान कर रही होंगी कि जब फॉल सेमेस्टर शुरू होगा तो किस तरह क्लासेस को कंडक्ट करना है। बहुत शुक्रिया अरफा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़ैसला बहुत बड़ा है और फ़ैसले का शौक और गुस्सा भी बहुत है। और गुस्सा जो है वो जिस तरह आया है और जिस लैंग्वेज में आया है, वो सिर्फ फ़ैसला नहीं है, वो एक इस एडमिनिस्ट्रेशन की एक एंटी इंटरनेशनलिस्ट, एंटी हायर एजुकेशन, एंटी यूनिवर्सिटी जो स्टांस है, उसका मज़हर है। अब उसको अगर हम उस सियासत को अलग रख लें जो ट्रंप साहब की सियासत है और इस वाइट हाउस की सियासत है, क्योंकि बहुत सारा गम और गुस्सा उस पे है, क्योंकि ये एक तरह से एक पेश खैमा लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे जो प्रेशर डाला जा रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरीक़ों से, जिसमें से सिर्फ ये एक है। लेकिन जहाँ तक हम इसकी बात करें, क्योंकि आपके देखने वाले होंगे जिनको तशवीश होगी कि यार इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन का क्या मतलब है, तो इसका असली इसका जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर आपका प्रोग्राम जो है वो ऑल ऑनलाइन हो जाए, मतलब ये कि 100% हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो जाए, तो फिर आपको ट्रीट किया जाएगा जैसे पहले भी किया जाता था कि जी आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ एवरी क्लास जो है वो ऑनलाइन 100% है, तो वो ऑनलाइन प्रोग्राम हो गया। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो लफ्ज़ यूज़ करती हैं, कुछ करती हैं हाइब्रिड। और मसलन हम बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हम उसे कहते हैं LFA, लर्न फ्रॉम एनीवेयर। तो जो लोग अगर इसमें जो अफेक्टेड हो सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, देखना ये है कि हाइब्रिड, तो फैसला ये कहता है कि जी अगर आपका प्रोग्राम हाइब्रिड है, मतलब ये कि उसका कुछ हिस्सा ऑनलाइन है लेकिन उसका काफ़ी कुछ हिस्सा जो है वो रेजिडेंशियल है, तो देन दिस डज नॉट अफेक्ट यू। अब इसमें तशवीश जो है, इसमें कई कई पहलुओं पे तशवीश है। पहले तो ये है कि जो खुसूसन जो बड़े नाम वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये फैसला किया था 9%, इसीलिए सिर्फ 9% है जिन्होंने कहा था कि जी हम टोटल ऑनलाइन जा रहे हैं। अब वो इस वक्त जो है रीअसेस कर रही हैं, बहुत सारी उसमें कोर्ट में गई हैं और बहुत सारी जो हैं वो ये कह रही हैं अच्छा हम अपने प्रोग्राम को कुछ ऐसा तब्दील कर सकते हैं कि फैसले की रूह से हम स्टूडेंट को भी यहाँ ला सकें, उसको वीज़ा भी मिल सके, वो प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सके, लेकिन हिफाजत भी हो सके। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ का सबसे अहम जो चीज़ है वो हिफाजत ही है। तो असली मसला हाइब्रिड का है, लेकिन हाइब्रिड के साथ एक और जो वजह है जिससे हम सबको बहुत तशवीश है वो ये कि खुदा न खास्ता यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे काम कर रही हैं कैंपस को सेफ बनाने की, लेकिन अब खुदा ना खास्ता अगर एक सेकंड वेव होती है या बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स की वजह से या मुल्क के दूसरे जाने वाले स्टूडेंट्स की वजह से वबा जो है वो फिर से एक रिसर्जेंस करती है और यूनिवर्सिटी को एकदम वापस जाना पड़ता है ऑनलाइन पे, तो फिर क्या होगा? फैसला ये कहता है कि जी अगर ये होगा तो फिर आपको वापस जाना होगा।
فرق یہ پڑا تھا کہ جب پچھلے مارچ میں جب ایک دم یہ پینڈیمک ہوا تو یونیورسٹیز نے یک دم ایک ہفتے کے اندر ہم نے اپنی کلاسز جو ہیں وہ ہم زوم پہ لے گئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کو کنسیڈر کریں گے آن لائن پروگرام, اگر آپ 100% کلاسز آن لائن. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ پیرنٹ ہیں, تو ایک تو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی ہائبرڈ کا لفظ استعمال کر رہی ہے یا آل آن لائن کا کر رہی ہے. اگر وہ ہائبرڈ کا کر رہی ہے تو یہ صحیح. فیصلہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے یہ بات کی جیسے کہ سیکنڈ ویو کی, تو اس کے اندر پھر سیکنڈ ویو آتی ہے تو ایک جو مارچ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا یا اسٹیٹس نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. اب اگر ایک اسٹیٹ یا بہت سے اسٹیٹس جو سیکنڈ ویو ہے اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد تو یونیورسٹیز نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بند کرنا پڑے گا یا کلاسز کو آن لائن لے کے جانا پڑے گا. اینڈ اٹ کوڈ بی فار 2 weeks, اٹ کوڈ بی فار اے منتھ. ہم نے مارچ میں یہی دیکھا کہ بہت سی حکومتیں دنیا کی ایسی تھیں جنہوں نے لاک ڈاؤن اناؤنس کیا, پھر انہوں نے کہا ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں, پھر ایکسٹینشن کریں. تو اس صورت کے اندر بھی کیا یہ ممکن ہے کہ امریکن حکومت کہے کہ اب یہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہو گیا اس لیے اسٹوڈنٹ سارے واپس چلے جائیں, ہم ویزا کینسل کریں؟ لائک از دیر اینی کلیئرٹی آن واٹ ول ہیپن ان دس کائنڈ آف اے سچویشن؟ دیکھیں, کلیئرٹی تو اول تو کووڈ کے معاملے میں کسی چیز پہ کلیئرٹی نہیں ہے, اور اوپر سے ٹرمپ صاحب کا یہ مسئلہ نہیں, ہے تو اس وہ میں پالیسی کلیئرٹی کی نہیں میں ہے. حوالے سے بات کر رہی ہاں ہوں. ہاں, لیکن آپ کا بالکل پوائنٹ صحیح ہے کہ اسی پہ جو ہے جو میرے خیال میں یہ جو لیگل اور دوسرے مسئلے ہوں گے اس میں وہ کلیئرٹی آئے گی کہ اس قسم کے مسائل میں کیا ہوگا. لیکن ایک چیز میں اور ظاہر کر دوں کہ امریکہ میں شہر ضرور بند ہوئے لیکن یونیورسٹی تقریباً ہر جگہ شہروں سے کہیں پہلے بند ہو گئی. یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ جی نالج جی ڈریون بالکل. ہوتی ہیں, وہ کنزرویٹو ہوتی ہیں. تو اگر ہمارا جو بoston ہے وہ اپریل میں جا کے اس نے رول بنائے, یونیورسٹی جو ہے وہ مارچ کے وسط میں, نہ صرف ہماری دوسری یونیورسٹیز, انہوں نے فیصلہ کیا جی اب آپ واپس جاؤ. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے اگین پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یونیورسٹیز اگر آپ دیکھیں اور جو لوگ ایڈمٹ ہوئے ہیں ان کو جو خط آ رہے ہیں اس وقت, وہ سارے تفصیل یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا کریں. ہماری یونیورسٹی میں, دوسری یونیورسٹیز میں پوری کی پوری جو سیکشنز آف ڈومز ہیں ان کو ابھی سے الگ کر دیا گیا ہے کہ یار اگر کسی کو کوئی سمپٹمز ہوتے ہیں تو اس کو آئسولیٹ کرنے کی کیا طریقہ ہے, اگر کوارنٹائن کچھ کو کرنا پڑا تو کیا طریقہ ہے, تاکہ کیمپس جو ہے وہ سیف رہے. جو ٹیسٹنگ رژیم ہے, مطلب ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت یہ وی آر ناؤ ریڈی کہ تقریباً 5,000 فی ہفتہ ٹیسٹ ہوں, وچ مینس کہ ایوری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر 3 سے 7 دن میں اس کا پھر سے ٹیسٹ ہو تاکہ کیمپس سیف رہے. تو ایک طرف تو یونیورسٹیز کوشش یہ کرنی ہے کہ دیکھو یار ہم اپنا کیمپس سیف رکھیں گے تاکہ جو ہمارا مشن ہے جو تعلیم دینے کا وہ کمپرومائز نہ ہو. یونیورسٹیز کو بھی یہ اندازہ ہے کہ زوم پہ بیٹھ کے پڑھنا جو ہے اس کی وہی اہمیت نہیں ہوتی یا اس کا وہی امپیکٹ نہیں ہوتا جو ان پرسن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بٹ وقت یہ ڈاکٹر ظاہر ہے کہ صاحب, یونیورسٹیز ول اف آئی بی مے ڈفرنٹ. انٹرپٹ یو ہیئر, کہ اب آپ ذکر کریں اپنی یونیورسٹی کی انتظامیہ کا اور وہ جس قسم کے اقدامات کریں, تو سر امریکہ کے اندر اب ہر یونیورسٹی کے پاس تو اس قسم کی ریسورسز بھی نہیں ہوتی ہیں. کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جتنی امریکن یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں ان سب کے پاس اس قسم کی ریسورسز ہوتی ہیں کہ وہ اس قسم کے حفاظتی اقدامات کر سکیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنی اگر کوئی اچھی یونیورسٹی ہے, اچھی سے مطلب نارمل لیول پہ اچھی یونیورسٹی ہے, تو اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. اسی لیے جو ہے جو بجٹس آگے صحیح. پیچھے ہو رہے ہیں, لے آفس ہو رہی ہیں, وہ سارا جو بجٹری پریشر ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کیونکہ وہ ٹیوشن پہ چلتی ہیں, دے کین ناٹ افورڈ این انسیف کیمپس. اگر کیمپس انسیف ہوگا تو آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا, ماں باپ کہیں گے یار ایک گیپ ایئر لے لو. پھر ماں باپ سوچیں گے یار پتہ نہیں یہ تو 2 3 4 سال چلا تو کتنے گیپ ایئر لیں گے ہم. اس لیے یونیورسٹیز آر ٹرائنگ ناؤ. ایک آپ کی بات بہت 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 اہم ہے, اور اگر اف آئی کین, مجھے 1 منٹ اگر آپ کاؤنسلر بننے کی موقع دے دیں, ایڈوائزر بننے کا اسٹوڈنٹس کو, تو اس وقت خصوصاً, دس از آلویز ٹرو بٹ خصوصاً اس وقت if there is one advice to students and parents, اٹ از کہ یونیورسٹی وہ دیکھیں جو ایک پراپر یونیورسٹی ہو, جو ایک مستند یونیورسٹی ہو, جو ایک ریلائبل یونیورسٹی ہو. جو بھی میرے خیال میں اس لیول کی یونیورسٹیز ہوں گی دے ول ڈو اٹ. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے تھے کہ یار چلو امریکہ پہنچنا ہے کسی طرح بھی پہنچ رہا, اس یونیورسٹی کا نام تو کسی نے نہیں سنا لیکن ٹھپا مل جائے گا, تو دس از ناٹ دا ٹائم. ویسے تو میرے خیال میں کبھی بھی وہ ٹائم نہیں تھا, اس کا ویسے بھی کبھی فائدہ نہیں ہوتا.
لیکن یہ مسئلہ جو ہے آئی تھنک دی ریلائبل یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت آر ایکسٹریملی فوکسڈ آن کہ سیفٹی آف اسٹوڈنٹ جو ہے اور کوالٹی آف ایجوکیشن. سو دا بیٹر دا یونیورسٹی دا بیٹر آف دے آر. ڈاکٹر صاحب پر یہ بتائیے گا کہ جب دس از اے لارجر کویسچن دین دا ویزا ون کہ آبویسلی آپ جیسے ہائبرڈ ماڈل کی بات کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں جتنے بھی سیف کیمپسز ہوں کچھ نہ کچھ تو کلاسز آن لائن شفٹ ہوئی ہوں گی, تو اس پہ کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے یا ڈسکشن ہوئی ہے امریکہ میں کہ ایک جیسے آپ نے کہا کہ امریکن ڈگری جو ہے ایک اچھے یونیورسٹی سے ایک اس کی پریسٹیج ویلیو بھی ہوتی ہے, اس کا ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, تو ایز اے ٹیچر اور جو ساری کمیونٹی ہے آپ کی کہ آن لائن شفٹ جتنا بھی ہوا ہے یا آگے ہوگا اس سے ٹیچنگ پہ کتنا فرق پڑا ہے یا آپ کے خیال میں پڑے گا, یا وہ جو ایک تجربہ ہوتا ہے یونیورسٹی جانے کا ایک طالب علم کے لیے آن لائن ٹیچنگ سے وہ کس حد تک اثر اس پہ پڑتا ہے, کہ وہ جو انٹریکشن ہوتا ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں. دو اس میں پہلو ہیں, دونوں بہت اہم ہیں. ویری گڈ, ویری امپورٹنٹ کوشچن. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ رول کیا کہتا ہے. رول یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی 75% کلاسز جو ہیں وہ ہائبرڈ یا ان پرسن ہوں گی. تو یہ پہلے بھی یہی رول تھا. یہ سر کس کا رول ہے, ذرا یہ ایکسپلین کریے گا. یہ ویزا دینے والوں کو, ہوم لینڈ سیکیورٹی کا. جب آپ کو ویزا ملتا ہے تو کوئی بھی جب فورن اسٹوڈنٹ آتا ہے, یہ پہلے بھی یہی تھا, F1 ویزا جب ملتا ہے تو اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ 75 سے کم نہیں کر سکتے. آپ کا جو آن لائن کمپوننٹ ہے وہ صرف 1/4 ہو سکتا ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ورنہ ایک بندہ جو ہے وہ کیوں یہاں, آپ کو ویزا دینے کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ نے یہاں کوئی ایسی چیز کرنی ہے جو آپ آئے بغیر نہیں کر سکتے, جو آپ گھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے. سو دیٹ رول اسٹیز کہ 1/4 جو ہے دیٹ از دی رول اینڈ دیٹ ہیز ریمین دا رول. تو یونیورسٹیز بھی یہی کوشش کر رہی ہیں کہ اگر ہائبرڈ جاتی ہیں تو ہم یہ مینٹین کر سکیں کہ 1/4 جو ہے کلاسز, اگر کوئی ہائبرڈ ہیں بھی تو وہ 1/4 سے زیادہ نہ ہو جو آن لائن ہے, فلی آن لائن. کیونکہ دیکھیں نا ایک فیکلٹی ممبر بھی بیچارہ جو ہے وہ اس کی رسک بھی ہوتی ہے. دیر آر فیکلٹی ممبر جو ایج کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے ولنریبل ہیں, جو ان پرسن نہ پڑھا سکیں. سو اس وقت تمام یونیورسٹی اس میں لگی ہوئی. دوسرا آپ کا جو سوال ہے ایکولی اہم ہے کہ اگر میں اتنے پیسے دے رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں تو اس کی ویلیو کیا ہے. ایک تو ڈگری کرنا یا نام کی ویلیو ہے نا, دوسری تعلیم کی ویلیو کیا ہے. تو جب ہم نے مارچ میں کیا تو تب تو بیسکلی وہ آن لائن نہیں تھا, وہ تو صرف یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ چلے گئے ریموٹ, کہ وہی کلاس جو میں پڑھاتا تھا اب میں زوم کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے بولنا شروع کر دیا. رائٹ, دیٹ از ناٹ آن لائن. آن لائن جو اس سے پہلے بھی ہوتی تھی اور اس وقت جو تیاری ہو رہی ہے وہ یہ کہ یار جو ہم نے ٹیچنگ ایکسپیرینس دینا ہے, میں نے اگر ایکسپیریمنٹ کرنی ہے, میں کیمسٹری کی کلاس پڑھاتا ہوں, میں نے ایکسپیریمنٹ کرنی ہے. اب اگر بچہ جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن ہائبرڈ میں اس وقت نہیں ہے کلاس میں موجود, تو میں وہ کیسے اس کو ایکسپیرینس دوں گا. میں نے اگر اس سے ایک ڈسکشن کرنی ہے سیمینار میں, مجھے آئی کانٹیکٹ چاہیے. سو ان اے وے آن لائن کا مقصد بھی بہتر ہو رہا ہے. اور اس وقت میں اپنی فیکلٹی کا بتا سکتا ہوں, ہم ایوری سیکنڈ ڈے سمر کے دوران میری تمام فیکلٹی جو ہے وہ اس وقت ان ورکشاپس ہے ٹو لرن کہ یہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے اس میں ہم کیسے پڑھائیں گے, ہم کیسے اپنا جو مواد ہے اس کو افیکٹولی آگے دے سکتے ہیں. میں نے اپنا خود جو میرا سلیبس ہے اس کو چینج کر دیا, کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں ان کے لیے مجھے دوسرے قسم کی چیز چاہیے. اگر میری کلاس جو ہے اس میں کچھ کلاس میں بیٹھے ہیں, کچھ کلاس سے باہر ہیں ریموٹلی, تو ہاؤ ڈو آئی ڈو دیٹ. مجھے سنکرنس کب کرنا ہے, اے سنکرنس. سنکرنس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا حصہ میرا کلاس کا جو ہے وہ لائیو ہے, جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, دو طرف ہیں ہم, اور کتنا جو ہے میں اب اس کو ریکارڈ کر کے کسی طرح, ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ میرا لیکچر جو ہے ایک منی ڈاکیومنٹری بن جائے. تو یہ تمام چیزیں اگین فار پیپل ہو آر سیریس اباؤٹ دس, اگر آپ اس وقت یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں تو تمام محنت یہ ہے کہ یار ایک سیف کیسے بنایا جائے اور دوسری کوالٹی کیسے لائی جائے. لیکن لاسٹ پوائنٹ, یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ یہ جو رول ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے, نہ صرف رول کے بارے میں بلکہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے اینٹی انٹلیکچوئل, اینٹی یونیورسٹی, اور یہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے دوسری چیزوں کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم سے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ایک اور سٹوری پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे एहतसाब के अमल और एहतसाब अदालतों के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में काम करने वाले एक 3 रुकनी बेंच ने एहतसाब का जो मौजूदा अमल है और नैब का जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने सेक्रेटरी बराए कानून को फौरी तौर पर कहा कि वो वफाकी हुकूमत से 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के हवाले से अहकामात लें। चीफ जस्टिस ने एक सुओ मोटो नोटिस की समाअत के दौरान नैब के इस वक्त जो 1200 से ज़ायद मुकदमात पिछले 20 साल से ज़ेर समाअत हैं उनके ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल उठाए नैब की एफिशिएंसी के भी ऊपर, उसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर, और उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट की और नाराज़गी का इजहार किया कि जो 5 एहतसाब अदालतें हैं उनके अंदर जजेस की जो है वो तैनात ही नहीं हुए। उन्होंने सेक्रेटरी लॉ को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन अपॉइंटमेंट्स को मुकम्मल किया जाए। नैब जो रेफरेंसेस हैं उनकी तवील अरसे तक वो ज़ेर समाअत रहते हैं। अदालतें जो हैं नैब की, उनके अंदर जो कार्रवाई होती है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशंस और फिर रेफरेंसेस बनते हैं, उनके ऊपर काफ़ी अरसे से सवाल उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन की जो जमातें हैं जो उससे बहुत जिनके ऊपर असर पड़ा है गहरा, वो तो सवाल उठाते ही हैं, बट उसके अलावा भी अब बहुत से सवाल उठाने शुरू हो गए हैं, उठ रहे हैं, बल्कि रूलिंग पार्टी के अंदर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नैब जो है वो कितना मौसर एक इदारा है और उसकी वजह से क्या मुल्क को नुकसान ज़्यादा हो रहा है या फ़ायदा। और अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, ये सीनियर माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साक़ी साहब, ये वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। आबिद साक़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आप किस तरह देख रहे हैं जो ये एक फ़ैसला या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा है कि 120 नई अदालतें लगाएं ताकि तेज़ी से जो नैब के रेफरेंसेस हैं और केसेस हैं वो आगे बढ़ सकें? ये थैंक यू वेरी मच आरफा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेरा ख्याल है तीसरी बार ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन आई, और फिर उनके नतीजे में उन्होंने एक बाकायदा इफेक्टिव ऑर्डर भी पास किया जिसमें उन्होंने नेक्स्ट वीक में कंसर्न अथॉरिटीज को और उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इसकी प्रोसेसिंग करके और इसको टाइम लाइन के साथ आप आए। मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का ये इक़दाम काबिल तहसीन है कि उन्होंने 2-3 तिहाइयों पर मुश्तमिल सवालत पर और ताख़ीर के शिकार जो नैब के पर्टिकुलर केसेस हैं उनके बारे में उन्होंने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कार्रवाई की है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई लाया अमल मुरतब करने का फैसला किया है। हकीकत ये है कि इसलिए ये अब दूसरा एक डार्क पहलू है, ये जो स्टेटस क्यू की सूरत हाल है, डार्क पहलू ये है कि नैब के जजेस साहिबान की जानबूझकर अदालतों को खाली रखा जा रहा है, इसलिए कि अगर वहाँ अदालतें बैठेंगी, लोगों के ट्रायल होंगे, जिन लोगों को बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर और किसी भी माकूल शहादत की बुनियाद पर फंसे दीवारें जिम्मा कर रखा है, उनकी अजियतों में, उनकी मुश्किलात में इजाफा करना मकसूद है। एक तरफ तो ये बैड इंटेंशन है एट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा ये बैड गवर्नेंस की और भयानक मिसाल है कि आप शहरियों की आज़ादियों के साथ आप किस तरह उनका खिलवाड़ कर रहे हैं और शहरियों को किस तरह ठीक कर रहे हैं। ये उसके पीछे एक वाज़े नीयत मौजूद है कि लोगों के ट्रायल ना हो, और क्योंकि नैब लॉज के अंदर बिल्कुल सही, नैब लॉज के अंदर बिल्कुल राइट टू बेल है तो अवेलेबल नहीं है बाई ट्रायल। बिल्कुल सही। सर, ये अली ज़फ़र साहब को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर लें बिकॉज फिर ब्रेक का भी वक्त हो जाएगा। अली ज़फ़र साहब, अब ये आबिद साक़ी साहब तो बहुत वेलकम करे इस मूव को, बट अगर मैं एक कॉन्ट्रेरियन सवाल आपसे पूछूं कि सुप्रीम, जैसे उन्होंने खुद जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी बात कर चुकी है नैब के प्रोसेसेस के ऊपर, जजमेंट्स भी हैं उन जिसमें उन्होंने सजेशंस दिए हैं कि कानून के अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिक सजेशंस दिए हैं अरेस्ट पावर्स के हवाले से, बट कुछ भी नहीं हुआ।
अब अभी तक कोई जो उनकी जो वो जजमेंट थी उसके ऊपर हुकूमत ने कोई अमल दरामद नहीं किया, तो सर आपके ख्याल में क्या इस दफे वी कैन होप फॉर एक्शन विच हैज नॉट कम बिफोर? देखें आरफा, इमरान खान साहब और उनकी जो हुकूमत है उसका एक अव्वलीन मकसद जो है वो है कि करप्शन का खात्मा किया जाए, क्योंकि जमहूरियत आगे चल ही नहीं सकती जब तक करप्शन ख़त्म ना की जाए, उसका मुकाबला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर दिया है कि या प्रपोजल दिया है हुकूमत को कि आप 120 अदालतें बनाएं और उसके बारे में बताएं हमें, ये एक बहुत खुशहाइन बात है यकीनी तौर पे, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है इमरान खान साहब की हुकूमत और वो खुद उनका जो मकसद है वो और जुडिशरी का मकसद करप्शन के बारे में एक ही है। दोनों चाहते हैं कि करप्शन का मुकाबला किया जाए, जिन लोगों ने करप्शन किया उनको सज़ा मिली जाए, और हमारी भी ये ख्वाहिश है, हुकूमत की भी ये ख्वाहिश है कि मैक्सिमम अदालतें बने ताकि जल्द से जल्द इन केसों के फैसले हों और जो भी मुलविस है करप्शन में उसको सज़ा मिले, और जो नहीं है उसको ऑब्वियसली जजमेंट उसके फेवर में हो और वो बरी हो जाए, ताकि ये हिसाब का अमल साफ शफाफ हो और जल्दी चले। तो ये जो प्रपोजल है ये यकीनी तौर पे हुकूमत इसको कंसिडर करेगी, और इसमें जब आप अदालत बनाने की बात करते हैं तो 2-3 मसाइल सामने आते हैं। एक मसला होता है फंडिंग का, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं मसाइल के आपके पास जगह है, लोकेशंस है, कहाँ होगा। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोजल दिया है और यही ख्वाहिश इमरान खान साहब की भी है, इसलिए मेरा ख्याल है ये ज़रूर इसके ऊपर अमल दरामद होगा। तो 120 नहीं तो आप जल्द देखेंगे कि प्रपोजल आएगा कि कितने अदालतें हम बना सकते हैं, कितने वसाइल हैं और कितनी अदालतें बनेंगी। इससे ये होगा कि जब ये अदालतें बन जाएंगी तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये जल्दी इख्तिताम पे पहुंचेगा और जो जो लोग हैं जिनको सजा होनी है उनको हो सकेगी। तो मेरा ख्याल है पहली बार खुशहाइन बात यह है कि हुकूमत करप्शन के मामले में और जुडिशरी करप्शन के मामले में बिल्कुल एक सही तरफ जी। जा रही है। अली जफर साहब, यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब से और आबिद साक़ी साहब से, और हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन सजेस्शन दिया, प्रपोजल दिया है कि नैब कोर्ट्स के अंदर इजाफा किया जाए। अली ज़फ़र साहब, अब एक तरफ तो कह दिया कि नैब कोर्ट्स में इजाफा कर दें, बट सर जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर, हुकूमत भी उन पर बात करती रही, अपोजिशन भी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि कहाँ तब्दीली की ज़रूरत है। सर कानून के अंदर अगर तब्दीली नहीं आएगी तो क्या सिर्फ अदालतें जो हैं इनका नंबर बढ़ा देने से मसला हल हो जाएगा? जी आरफा, जहाँ तक अदालतों का बढ़ाने का बात है वो तो एक तरह से जल्द फैसले करने के लिए वो रेलेवेंट होता है, लेकिन वो अदालतें वही कानून अप्लाई करेंगी जो कि कानून ऑलरेडी है। इसलिए ज़रूरी ये है कि, और इस पर आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत एक ऑर्डिनेंस भी लेके आई थी जिसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की गई थी, और सबसे अहम तब्दीली ये थी कि जहाँ आजकल ये होता है कि कोई फैसला अगर गलत हो तो उसको भी करप्शन समझा जाता है और उसके खिलाफ केस चलाया जाता है। अब उसमें ऑर्डिनेंस में ये फैसला किया गया था और ये कानून बनाया गया था कि फैसले के साथ अगर करप्शन हो तो फिर ही आप नैब में जाएंगे, अगर फैसला वैसे गलत हो और करप्शन उसमें ना नज़र आ रही हो तो फिर आप नैब में नहीं जाएंगे। तो ये ऑर्डिनेंस आया, लेकिन क्योंकि ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत होती है और ख़त्म हो गई वो मुद्दत, तो अब ये पार्लियामेंट में मामला पेंडिंग है, और पार्लियामेंट में ज़रूरी है कि सारी जो जमातें हैं वो इस पर मुशावरत से एक कानून साजी करें। मामला इस वक्त पार्लियामेंट में बदकिस्मती से रुका हुआ है और काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, लेकिन उसमें कोई मज़ीद आगे नहीं चला और वो कानून साजी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये अभी मसाइल नैब के उधर ही खड़े हैं जहाँ के हम पहले थे। और इस पर आप दुरुस्त कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉइंट आउट किया है, वकला ने भी पॉइंट आउट किया है मसाइल जो हैं, और जो एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली नज़र आ रहे हैं प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये बहुत एक मुझे जो खबर है वो ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है और वो आपस में डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने
कंसेंसस नहीं किया कि उस पर क्या सर उन्होंने डिबेट भी जो किया था वो शायद कोविड-19 के आने से पहले तक ही डिबेट किया था, उसके बाद पिछले 3 एक महीनों में तो कोई उस पे प्रोग्रेस नहीं हुई, बात वहीं फंसी हुई है। बट खैर सर दूसरी ये बताइएगा कि जो ताखीर की बात होती है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी गालिबन अदालतें बढ़ाने का कहा है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो सिर्फ नैब कोर्ट्स के अंदर नहीं है, वो हमारे सारे जुडिशल सिस्टम का मसला है। और नैब से की अदालत में से अगर जल्दी फैसला आ भी जाएगा तो चांसेस आर कि उसके बाद वो अपील में चला जाएगा, एटलीस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में तो ख़ास तौर पे ये होता है, और फिर वहाँ जाके वो लटक जाता है। तो क्या सिर्फ नैब की अदालतों का मसला है? क्या हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है या जो नैब की के अंदर डिलेज हैं वो हल हो जाएंगे अगर हम सिर्फ नैब कोर्ट्स के अंदर इजाफा कर दें और वहाँ केस को तेज़ी से आगे बढ़ाएं? नहीं, देखें, जो आपने सवाल उठाया जनरल सवाल के डिले जो होता है, ये तो हमारे पूरे जो जुडिशल निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसका मसला है। और उसकी वजह से जितने केसेस डिले होते हैं, तो आपने सुना है फ्रेज़ कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, वो तो एक हकीकत है। और उसको हल करने के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आजकल जब जैसे कोविड आया है, एक और मसला ये आ गया है कि वो एक्सेस टू जस्टिस भी ख़त्म हो गया है। पहले तो एक डिले था, लेकिन अब अदालत तक पहुंचना भी बड़ा मसला है। तो हमें ज़रूरी है सबसे कि देखें कि बाकी दुनिया इस कोविड की सिचुएशन में क्या कर रही है, और वो हम देखते हैं जबकि क्या कर रही है तो एक चीज़ नज़र आती है, और वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो के जरिए विटनेसेस को लेना, सही जो जिसको कहते हैं आप ऑनलाइन कोर्ट्स। अब जब हम बात करते हैं कि हम तादाद बढ़ाने, जी सर साकी साहब भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक। साकी साहब, आप सवाल उठा रहे थे कि आपके ख्याल में ये हुकूमत की शायद इसमें कोई नीयत भी ठीक नहीं है, आपने इस हवाले से भी जिक्र किया था। तो सर क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रपोजल आएगा कि 100 अदालतें बिठा दें, तो जैसे अली जफर साहब ने कहा कि उसमें तो फिर फंडिंग का भी मसला होगा, स्ट्रक्चर कि कहाँ वो बैठेंगे, कहाँ अदालत लगेगी, द प्रोसेस इन इटसेल्फ कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। या क्या सुप्रीम कोर्ट इसको भी मॉनिटर करेगा टू मेक श्योर कि ये जल्दी हो? तो देखें मोहतरमा, बुनियादी बात ये है कि हमारा समाजी और जो कानूनी निज़ाम है वो तज़ादात से पुर है, फुल ऑफ कंट्राडिक्शन। अब इसी नैब कोर्ट्स के जज साहबान की अपॉइंटमेंट का आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये फेडरल कोर्ट्स हैं और ये लॉ मिनिस्टर साहब और लॉ मिनिस्ट्री इसको अपॉइंट करेगी। और जिस लॉ मिनिस्टर साहब की रिवायत ये है कि वो व्हाट्सएप पे जजेस को ट्रांसफर करते हैं और व्हाट्सएप पे उनको ऑर्डर कम्युनिकेट करते हैं टू बी अनाउंस्ड और टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो आप देखें कि इसमें जजेस की जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा उसके अंदर मेरिट ओरिएंटेड जजेस को लाना और उनको असेस करना, उनकी इंटेग्रिटी को, ये तो लॉ मिनिस्टर साहब के यानी बियॉन्ड इस कैपेसिटी है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये प्रेशराइज करके मैनेज करके सिलेक्टिव लोगों को लेके आएंगे जो इनके डिजाइन को कैरी आउट करें। इसमें एक बहुत बड़ी ये कंट्राडिक्शन है। इसमें मेरा मुतालबा ये है और मेरा कंसर्न है ये कि टेस्ट जस्टिस जो है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और अनबायस्ड इंडिपेंडेंट जुडिशियल ऑफिसर हो जो उन चीजों को उस केसेस को जो एडजुडिकेट और डिसाइड करे। उसके लिए जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, ये उनको ये इख्तियार होना चाहिए उनके पास कि वो किन लोगों को रिकमेंड करके तो नैब कोर्ट्स के जज साहिबान की तैनाती के लिए उनका नाम फेडरल गवर्नमेंट को भेजते हैं, बजाय इसके कि जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ से सिलेक्ट करें। बिल्कुल सही सर। और फिर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, इन्होंने हमसे बात की। नाज़रीन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पायलट्स के इशू पे, और जो इस वक्त आजकल उनकी डिग्रीज वेरीफाई हो रही हैं और उसके बाद उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जो है उसके मुस्तकबिल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पाल्पा का, जो पायलट्स की तंजीम है जिसने हुकूमत की तरफ से जो 262 मशकूक लाइसेंसेस वाले जो पायलट्स हैं उनकी फहरिस्त को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर दिया है। पाल्पा कहती है कि हुकूमत ने अभी तक सिर्फ 170 के करीब पायलट्स के नाम दिए हैं, 90 के करीब पायलट्स के जो नाम हैं वो पाल्पा से अभी तक शेयर नहीं किए हुए। जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने 30 के करीब जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस को मशकूक करके उनको ग्राउंड कर दिया है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन कासिम कादिर, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाल्पा। वेलकम टू द शो कैप्टन कासिम। सर, ये बताइएगा कि अब आपने ये क्यों फैसला किया है और किन बुनियादों पे आप अदालत जाएंगे और इस लिस्ट को चैलेंज करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि ये लिस्ट वैसे ही नेशनल असेंबली में फैलाने का कोई तुक ही नहीं था, और लिस्ट तो टोटली बहुत ही इसके अंदर गलतियां हैं। तो अगर आपने 141 262 का जिक्र किया और उसके बाद 141 के ऊपर बात होती रही, फिर 141 में इतनी गलतियां थी कि 34 लोग PIA में ही नहीं थे। इसके अंदर जो इन्होंने कहा कि जी PIA में 141 हैं, उसमें से 34 PIA में ही नहीं थे, और उसमें से 29 जो हैं उनके रेफरेंस नंबर ही गलत हैं। 18 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पूरे एग्जाम दिए ही नहीं हुए क्योंकि वो उनका वक्त ही नहीं आया पूरे एग्जाम देने का, वो को पायलट्स हैं। 10 ऐसे हैं जिनको पहले 1.5 साल से जिनको शो कॉज मिला था इम्तिहानों के हवाले से, वो वैसे ही उनका इशू चल रहा था। जो प्रॉपर प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो फॉलो हो रहा था जो सिविल एविएशन की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट करता है। और 43 ऐसे हैं इसमें से जो अपने एग्जाम्स के बाद उन्होंने अपनी फ्लाइट की थी, वापसी की एज अ पैसेंजर, या वो जो कि बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर है। तो ये लिस्ट का तो आप इन लोगों से ही पूछेंगे। पहले 141 की निकाली, उसको करके डिफेम किया लोगों को, फिर उसको तोड़ के अब क्या है कि 34 रह गए उसमें से, फिर उन 34 में भी आप इनको नहीं समझ आ रही, और बेसिकली कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा। जो जिसका दिल चाह रहा है वो एक के बाद दूसरा कानून तोड़ते चले जा रहे हैं। अब वजह जो है वो आप इन्हीं से पूछिए, वो बेहतर आपको बताएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कानून तो टूट रहा है जनाब। बिल्कुल और सर, वो तो बट आप अगर मुल्कों हमें में एक्सप्लेन कर सकेंगे आप कोर्ट एग्जैक्टली किस बेसिस पे जाएंगे, आप चैलेंज क्या करेंगे? नहीं, चैलेंज आपके सामने खुद ही जाहिर नहीं है कि अगर 141 में से अगर दो लोग भी, लेट सपोज दो लोग भी गलत हो, तो क्या पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो एक खराब सी लिस्ट नहीं आपको नजर आ रही? और इस 34 जो PIA में नहीं है उसमें से 6 जो हैं वो तो रिटायर्ड हैं, और बाकी की लिस्ट के अंदर से 2 शहीद हैं। 661 का जो क्रैश हुआ था 3.5 साल पहले, तो उसके सर जो 2 पायलट आप थे। ये आप मेरी कहेंगे बात कि पूरी क्योंकि करें, लिस्ट खराब, ये गलत है या इसकी इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए कार्रवाई रोक दे हुकूमत? नहीं, कौन सी कार्रवाई रोकते? आपने तो ये इस लिस्ट की बुनियाद पे तो EASA का बैन लग गया। देखिए ना, EASA का बैन लगने का मतलब है कि आपके जहाज जो हैं वहां अभी यूरोप में लैंड नहीं कर सकते। तो अगर एक लिस्ट जो है वो नाकिस लिस्ट है, उसकी वजह से बैन लग गया, तो नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का नहीं हो रहा नुकसान, लोगों का तो आपने नुकसान कर ही दिया, क्योंकि आपने टोटली इनोसेंट हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल, जिसमें चले लेट सपोज इसमें 10-12 ने एग्जाम में कुछ किया ही था, उनका तो केस वैसे ही चल रहा था कोर्ट में, वो तो 1.5 साल से चल रहा है। तो जो बाकी जिनके ऊपर आपके पास कोई सबूत नहीं है उनको बीच में डाल के आपने ऐसा का बैन लगा दिया है। नहीं अब सर, आप तो उस बैन के माफ बारे में करिएगा सोचें। मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ, तो कोर्ट में आप एग्जैक्टली क्या पॉइंट उठाएंगे? मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। जी, कोर्ट में ये पॉइंट उठाया जाएगा कि आपने ये बैन गलती से लगाया या जिस तरह भी लगाया, अभी तो ये EASA का बैन लग गया। आप ये प्लीज समझने की कोशिश करें। और वो लगा किस बुनियाद पे है कि आपने एक लिस्ट जो एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बनाई थी, जिस लिस्ट को पहले ही हाई कोर्ट ने 2019 में इसको नाकिस करार दे दिया था और रेलेवेंट नहीं था बोर्ड जो बनाया गया था इनके लिए, इस चीज के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस लिस्ट को आपने दोबारा आगे क्यों ले आए, ये अब आप ही इनसे पूछिए, क्योंकि लिस्ट तो नाकिस आपको सामने नजर आ रही है ना। अगर आपने 141 में से 34 लोग ऐसे इस लिस्ट में घुसाए जो PIA में नहीं है, तो आप उनका नाम PIA पे कैसे डाल सकती है? ये तो एक एग्जाम्पल है। 2 शहीद जिनके बारे में रिपोर्ट में कहीं भी ये जिक्र नहीं है, जो 2016 का क्रैश था, कि उनके लाइसेंस में कोई मसला था, उनको भी इस लिस्ट में डाल दिया। क्या ये मॉरली भी तो बहुत सर बुरी बात कोर्ट नहीं में है? आप चैलेंज क्या करेंगे सर? जनाब देखिए मोहतरमा,
اگر آپ میرے خیال میں بات نہیں سمجھ رہی کہ اس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہوا کہ روز بہت نقصان ہو رہا ہے کہ ہم سر یورپ بٹ جہاں وہ ہم جا جو رہے تھے. یورپین یونین کا بین ہے اس کے اوپر کورٹ تو کچھ نہیں کر سکے گی نا. کیوں؟ اگر وہ آپ کی یہ لسٹ کو وہ کہہ دے کہ جی اس لسٹ کی وجہ سے یہ بین لگایا اور یہ لسٹ ناقص تھی اور یہی صحیح، چیز آپ تو جا وہی کے کہ آپ یورپین لسٹ یونین کو چیلنج کریں گے، آپ کہیں گے کہ وہ کہیں کہ یہ لسٹ غلط ہے. آف کورس، اور وہ تو بہت واضح غلط ہے. اتنے اگزامپلز ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے. ایک نام نہیں ہے، بہت سارے نام غلط ہیں. صحیح. وہ تو ابھی وہ پتہ ہی چل جائے گا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.